हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण पे जो 7 सितंबर को लगेगा एक्वेरियस यानी कि कुंभ की राशि में। जब भी ये ग्रहण लगता है तो ग्रहण हमेशा पेयर में वर्क करते हैं, मतलब लूनर एक्लिप्स के बाद सोलर एक्लिप्स आएगा ही आएगा, क्योंकि एक्लिप्सिस जब हम डिस्कस करते हैं तो एक्लिप्स हमेशा दो प्लैनेट से लगते हैं, राहु एंड केतु। अब राहु केतु हमेशा 180 डिग्री ऑपोजिट होते हैं एंड जब सन एंड मून इनके कांटेक्ट में आते हैं तो उस एनर्जी को एक्लिप्स बोला जाता है। अभी के लिए राहु एक्वेरियस की राशि में है यानी कि कुंभ की राशि में, और केतु लियो की राशि में। अभी के लिए अगर हम देखें तो 12वीं राशि में यानी पाइसीज मीन की राशि में सैटर्न बैठे हुए हैं रेट्रोग्रेड। आज की डेट पे मून राहु के साथ कुंभ की राशि में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ यहाँ पे सन है, यहाँ पे मरकरी है और मरकरी कंबस्ट है। कंबशन का मतलब होता है जब सन के पास कोई भी प्लैनेट बहुत पास बैठा हुआ होता है तो वो प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है, क्योंकि सन की अपनी हीट इतनी ज़्यादा है कि वो प्लैनेट सन उस प्लैनेट को एक तरह से जला देता है। तो आज की डेट पे अगर हम कुंडली की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है सिनेरियो। ये 5 प्लैनेट्स मेजरली इन्वॉल्व हैं इस इक्लिप्स में। अब इक्लिप्स का होना यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि ये पहला इक्लिप्स है, पहला ग्रहण है जो एक्वेरियस और लियो की राशि के एक्सिस में लग रहा है। हर एक्सिस में 4 ग्रहण होते हैं टोटल। तो अभी जो ग्रहण एक्वेरियस में लगेगा उसके बाद सितंबर के महीने में ही एक ग्रहण लियो की राशि में लगेगा और उसके बाद जब सन वापस कुंभ में आएंगे तो एक और सेट लगेगा ग्रहण का। इन टोटल ये जो आज का ग्रहण है ये एक नया साइकिल स्टार्ट करेगा जिसका रिजल्ट आपको 2026 के एंड तक देखने को मिलेगा। एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है एंड उसके साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के डिस्पोजिटर होते हैं सैटर्न, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हैं, मीन की राशि में बैठे हैं और राहु और सैटर्न का जो डिस्टेंस है वो 15 डिग्री से कम है। इवन दो वो अलग साइंस में है, अलग राशि में हैं, क्योंकि उनका डिस्टेंस 15 डिग्री से कम का है, इसका मतलब है एक सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है विच इज़ कॉल्ड एज अ श्रापित दोष। इट्स कॉल्ड अ कर्स्ड कॉम्बिनेशन। अब कर्स को शायद लिटरली लेना थोड़ा सा गलत होगा यहाँ पे। एवरी कंजंक्शन हैज़ इट्स ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बट सैटर्न एंड राहु का जब भी कंजंक्शन होता है, जब भी इनका कोई कॉम्बिनेशन होता है तो एनर्जीज ग्लोबल लेवल पे और माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे हमेशा टर्बुलेंट होती हैं, क्योंकि ये ग्रहण इन 5 ग्रहों के साथ में जुड़ रहा है। और आज की डेट पे और ग्रहण हमेशा या तो फुल मून पे लगता है या फिर न्यू मून पे लगता है, यानी कि पूर्णिमा पे लगेगा या अमावस्या पे लगेगा, क्योंकि ग्रहण का मतलब ही यही है कि जब सन और मून या तो दोनों साथ होंगे जो कि होता है न्यू मून, या फिर दोनों 180 डिग्री ऑपोजिट होंगे जो होता है फुल मून। अब फुल मून और न्यू मून साल में कई बार ही आते हैं, बट जब ऐसा कॉम्बिनेशन राहु केतु के साथ बैठता है तो वो एक्लिप्स कहला जाता है, वो उसको एक्लिप्स बोलते हैं। एक कहानी है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखी है कि राहु और मून, राहु केतु आर एनिमिकल टू सन एंड मून। एक पूरी कहानी उसकी है, एक स्टोरी है जो एग्जिस्ट करती है। उसका रीज़न इसी वजह से जब यहाँ पे ग्रहण लगता है, एंड इफ़ यू सी मून एंड सन आर लूमिनरीज, यही तो ऐसे ग्रह हैं जिनकी रोशनी आपको बिना किसी टेलीस्कोप के माध्यम से देखने को मिलती है, क्योंकि यही तो ऐसे ग्रह हैं जिनकी रोशनी आपको देखने को मिलती है। तो राहु केतु की आप ताकत इमेजिन कर सकते हैं कि वो इनकी रोशनी को भी अपने अंदर छुपा लेते हैं।
तो ये इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। एनीवेज जो साइन बाय साइन प्रिडिक्शन है वो बहुत इजी हो जाएगी, जो मैंने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग। आपकी राशि में जहाँ पे भी एक्वेरियस का साइन है और जहाँ पे भी लियो का साइन है वो एक्सिस एक्टिवेट हो रहा है। अब वो एक्सिस एक्टिवेट हो रहा है तो इसका यही मतलब है कि एक नई जर्नी उस एरिया की लाइफ में स्टार्ट हो रही है। और सैटर्न रेट्रोग्रेड हैं तो सैटर्न मीन की राशि में प्रवेश करे थे मार्च में। मार्च से लेकर अभी तक सितंबर तक या मार्च से लेकर मेजरली जुलाई तक जो भी आपकी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, अब सैटर्न आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप वो हर एक इवेंट रीवैल्यूएट करिए कि मेरी लाइफ में ऐसा इस वजह से हुआ था, उस वजह से हुआ था, इन चीज़ों की वजह से मैंने ये सीखा। और अगर आप उन लेसन्स को अगस्त सितंबर से लेकर नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में, तो आपको फरवरी 2027 के बाद से पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे सैटर्न से जो मीन की राशि में है। कमिंग टू द साइन लेवल प्रेडिक्शंस, हर साइन की एक बहुत समराइज्ड वे में आई कैन गिव अ प्रेडिक्शन। अगर आपका एक्वेरियस, एंड ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये मून पे अप्लाई करते हैं, मून साइन पे, और ये असेंडेंट साइन पे भी अप्लाई करते हैं। प्रेफरेबली आपको दोनों देखने चाहिए क्योंकि मून आपका इमोशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और असेंडेंट आपका नॉर्मल डे टू डे फिजिकल मटेरियल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। तो बोथ आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कमिंग टू साइन लेवल प्रेडिक्शन, अगर आपकी एक्वेरियस राइजिंग है तो ये आपका इक्लिप्स का जो साइकिल है ये 1/7 एक्सिस बन जाता है। 1/7 एक्सिस इज फर्स्ट हाउस इज यू and 7th house is spouse, partnership, marriage. इसमें एक टेंडेंसी हो सकती है कि आप ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएं, अपने पे ज़्यादा ध्यान दें और पार्टनर को इग्नोर करें, क्योंकि राहु इस साइन में है तो नेचुरली आपका जो इंक्लिनेशन अटेंशन है वो अपनी कुंभ की राशि की तरफ होगा जो आपका फर्स्ट हाउस पड़ता है, और निग्लेक्ट होगा मैरिज की तरफ। आई थिंक दैट यू नीड टू एक्सरसाइज कॉशन इन दैट एरिया। एक्वेरियस की राशि में अगर आपका मून है, नाउ दिस इज़ अ वेरी टर्बुलेंट ट्रांसिट बिकॉज राहु एंड मून ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो एक फोबिया का कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, डर का कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। कोई सिचुएशन ऐसी है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट शायद करती हो, बट आपका दिमाग चलेगा कि इसके बाद ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। 1% ऑफ दोज इवेंट्स कैन एक्चुअली कम ट्रू। तो ये पैरानॉइड सा कॉम्बिनेशन बन सकता है गिवन द स्ट्रेंथ ऑफ योर मून। इफ योर मून इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, Rahu can give you a laser focus to achieve your goals, but if moon is weak, the same combination can turn into fears. So this is the 1/7 axis. Talking about the 2/7 axis, the 2/8 axis, which would mean your rising sign is Capricorn. So what is happening over here is कि Rahu second house में can give you some temporary financial gain. You might have a tendency to speculate. You might have a tendency to, put your money in the stock market or in some investment area, and temporarily it can give you good results, but make sure you're not greedy. अगर आपका उस एरिया में लालच आता है तो फिर राहु और लालच दोनों चीज़ें साथ में काम नहीं करती हैं। In the 8th house, केतु can create or रीसरफेस सर्टेन इश्यूज। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं और अब वो दोबारा आपके सामने आ रही हैं रीवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ हिडन थिंग्स। अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज के साथ देयर कुड बी सम डिफरेंसेस दैट कैन हैपन। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं एट दिस पॉइंट, बट ओवरऑल दिस विल बी अ मैनेजेबल इक्लिप्स आई वुड से। देन बात कर लेते हैं अगर आपका एक्सिस 3/7 एक्सिस है जहाँ पे ग्रहण लग रहा है। इफ इट इज द 3/7 एक्सिस, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ करेज। राहु इन द थर्ड हाउस गिव्स गुड रिजल्ट्स, इट गिव्स यू अ रफ सॉर्ट ऑफ करेज।
पॉइंट इज अगेन नॉट टू लेट, एक लालच नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए. बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस की भी एक थ्रेशोल्ड होनी चाहिए. अगर उस थ्रेशोल्ड के विद इन आप ऑपरेट करते हैं तो इट कैन एक्चुअली गिव यू गुड रिजल्ट्स. Ninth house Ketu can make you detached from religion, maybe some issues in the health of the father, or some distance that gets created between you and your father. And higher education, higher education is also, sorry, higher education is also the realm of the ninth house. तो हायर एजुकेशन को लेके इधर देयर कुड बी एन एलिमेंट ऑफ डिटैचमेंट, और देयर कुड बी एन एलिमेंट कि आपको अपना आगे का जर्नी समझ नहीं आ रहा है, देर इज सम हेजीनेस इन दैट एरिया. देन लेट्स टॉक अबाउट द 4-7 एक्सिस, sorry, the 4-10 axis, and I'm sorry, this was the 3-9 axis, because third house and ninth house are 180-degree opposite to each other. So if fourth house has the sign of Aquarius, which means 10th house has the sign of Leo, fourth house में Rahu can create some mental health issues, some turbulence regarding to your either the relationship between you and your mother's health, or some issues relating to home, property, etc. might need your attention at this time. And Leo के sign में, because there is Ketu over here, Ketu can create a detachment from career, कि at this point आपको समझ नहीं आ रहा आपका करियर कौन सी डायरेक्शन ले रहा है. There is an element of dissatisfaction with the career, or maybe you're not happy with the way things are going in your career. The point is to be regular here as well, कि आप 10th हाउस को पूरी तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते 4th हाउस के लिए, इवन दो 4th हाउस आपकी अटेंशन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एट दिस टाइम. यू हैव टू बैलेंस बोथ. देन बात कर लेते हैं 5-11 एक्सिस की. अगर 5th हाउस में राहु हैं, विच मीन्स 5th हाउस इज एक्वेरियस, विच मीन्स 11th हाउस इज द साइन ऑफ लियो. तो यहाँ पे वी हैव केतु विच वुड मेक दिस लीब्रा असेंडेंट. तो लीब्रा असेंडेंट के लिए व्हेन राहु कम्स इन द 5th हाउस, when Rahu comes into the 5th house, attention goes to speculation, gambling. If you are in a romantic relationship, some turbulence might be created over there, or some relationship that has to end might end at this time. Again, this is not a guarantee. This just tells me that this area of the house is becoming active. Whether the relationship ends or a new one begins, that depends on your birth chart. And Ketu in the 11th house makes you detached from the society at large, from social groups, from friends. So you might see some friends leaving your life, or some new people coming into your life, but always exercise caution in trusting people coming from either your social circle or a romantic relationship. Be careful about these kinds of energies at this time. Then बात कर लेते हैं 11th sign, that is the Rashi of Aquarius coming in the 6th house, and the sign of Leo goes in the 12th house. So if Rahu is in the 6th house, the 6-12 axis is one of the best placements for Rahu Ketu actually. Rahu in the 6th house helps you overcome enemies, any lawsuits you are into, कोई डेट जैसी सिचुएशन है, आपने कहीं से कर्जा ले रखा है, तो राहु इन द 6th house is excellent for clearing up those matters. And when we talk about the 12th house, the sign of Leo is over here. So 12th house is the house of moksha. 12th house is the house of spirituality. So Ketu works well in this house. You might have a tendency to isolate yourself after you get tired with dealing with these issues of enemies and in any legal cases, या फिर any debt kind of situation. So Ketu in the 12th house over here can be good. You might even feel an inclination to take a trip outside of India. So I think this is it. These axes that I've covered, although I've just considered Aquarius in these signs, but you can easily flip the results and get the signs for the the remaining 6 houses. Point over here is wherever Rahu goes to transit, Rahu creates obsession over there. And Ketu, wherever Ketu goes, Ketu creates detachment.
So whatever area of your life Ketu is visiting, you might feel dissatisfied with that area. You might feel कि आपको इस एरिया को छोड़ के कहीं और जाना है. You might desire some change in that area. Do not leave this completely. Do not leave this completely, क्योंकि केतु की एनर्जीज हमेशा डिसोसिएशन से एसोसिएट होती हैं. तो केतु वाले एरिया में आपको पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन शायद ही किसी एरिया में मिलेगी. And Rahu creates obsession, which means most of your time, attention will go to these areas of your life, which can be fine, but unless it must always stay in a limit. If that obsession goes into extreme greed or extreme part of any emotion, then it will be problematic. And in these axes, like I've discussed the areas of your life that will be impacted, and I've discussed both the lunar eclipse, which is happening in the sign of Aquarius, and the solar eclipse, which will happen in the sign of Leo. So over here, like I explained, because after the eclipse happens in the sign of Aquarius, moon goes to different houses, and when moon will visit the fifth sign, which is the sign of Leo, then sun and moon create a new moon solar eclipse, which is very powerful. So in that way, this entire trajectory gets completed. When moon is with Rahu, your attention and everything goes to the Rahu related areas. When moon visits the sign of Leo, where Ketu is there, it creates an element of detachment from the opposite axis. So I think this is it for this video. Thank you for watching. And if you have any questions or comments, please let me know in the comment section. Thank you.